नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लाल खदान रेल हादसे में मृत और घायल रेल यात्रियों के परिजनों को अब तक नहीं मिला मुआवजा। न्यायपानी दर दर की खा रहे ठोकर। पीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की कार कोनी में सड़क किनारे पलटी, 2 छात्रों की मौत, 4 घायल। कुत्तों के बाद अब सांप बिच्छू पर भी नजर रखेंगे शिक्षक। न्यायालयीन आदेश का हवाला देकर जारी किया गया आदेश। और क्रिसमस डे को लेकर ईसाई समुदाय में गहराई चिंता। जिला और पुलिस प्रशासन से मांगी गई सुरक्षा और अनुमति। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर रेलवे जोन देश का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला माल ढलाई वाला जोन, लेकिन कमाई में नंबर 1 होने के बावजूद जिम्मेदारी और संवेदनशीलता में हालात बिल्कुल उलट दिख रहे हैं। 4 नवंबर को लाल खदान में हुए कोरबा बिलासपुर मेमू रेल हादसे को पूरे 33 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मृतकों और घायलों के परिजनों को अब तक पूरा मुआवजा नहीं मिल पाया है। इससे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिस्टम की सुस्ती इंसानों की तकलीफ से ज्यादा भारी है। हादसे के बाद रेलवे ने फुर्तीलापन दिखाते हुए 15 दिनों के भीतर 12 मृतकों और 19 घायलों के परिजनों को कैश, चेक और आरटीजीएस के जरिए 1,58,00,000 रुपए की मुआवजा राशि दे दी। रेलवे ने अपना काम वक्त पर पूरा किया और इसे लेकर रेलवे प्रशासन भी दावा कर रहा है कि सभी पीड़ित परिवारों को पूरी मदद समय पर उपलब्ध कराई गई। लेकिन दूसरी तरफ राज्य शासन की उदासीनता ने पीड़ित परिवारों के जख्म और गहरे कर दिए हैं। राज्य सरकार ने हादसे के सिर्फ 2 दिन बाद 65 लाख रुपए की राशि स्वीकृत भी कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी यह पैसा आज तक परिजनों तक नहीं पहुंचा है। तहसील में बैठे अधिकारी फाइलें उठाते रखते रहे और मृतकों व घायलों के परिवार लगातार चक्कर लगाते रहे। पीड़ित परिवारों का दर्द यह है कि एक तरफ रोजी रोटी का सहारा छिन गया, दूसरी तरफ प्रशासन की सुस्त चाल ने उन्हें मजबूर कर दिया है कि वे अपने हक के लिए दफ्तर दफ्तर भटकें। इस विषय में सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह ने साफ कहा कि रेलगाड़ी हादसे का पूरा मुआवजा रेलवे ने समय पर दे दिया है। अब जो भी देरी है वह राज्य शासन के अधिकारियों की तरफ से हो रही है। मुआवजा राशि मैक्सिमम केसेस में करीब 90% केसेस में 48 घंटे में निपटारा हो गया था, और जो 1-2 केसेस जो बाहर के थे उसका भी पूरा का पूरा जो निपटारा है करीब 10 से 11 दिन में हो गया था इंसिडेंट्स के डे से। रेलवे की तरफ से पूरा दे दिया गया, रेलवे की तरफ से पूरा निपटारा कर दिया गया। सभी के साथ एक स्टाफ को लगाया गया था, उनका अकाउंट डिटेल सब चीज़ कुछ लेकर के, जैसे मैंने बताया कि 90% केसेस 48 घंटे में निपट गए थे, और जो 1-2 केसेस जो बाहर चले गए थे, कुछ प्रयागराज चले गए थे, कुछ ऐसे केसेस थे जो बाहर थे, तो उन केसेस में 10 दिन का टाइम लगा करीब। जब अंत्येष्टि करके वो आए तो वो भी केसेस 12 से 13 दिन में सारा का सारा ये हो गया था भुगतान। सवाल सीधे सीधे जिम्मेदारी पर खड़ा होता है। अगर रेलवे इतना बड़ा नेटवर्क संभाल कर 15 दिन में मुआवजा बांट सकता है तो सिर्फ प्रशासन की फाइलों में अटका राज्य शासन आखिर 33 दिनों में भी लोगों का हक क्यों नहीं दे पाया? आखिर कब तक पीड़ित परिवार तहसील के चक्कर काटते रहेंगे? लोग अपने हक के इंतजार में हैं, दर्द के साथ न्याय की उम्मीद में हैं, और सिस्टम वह भी फाइलों पर धूल झाड़ने में व्यस्त है। अब राज्य शासन को जवाब देना होगा कि क्या मुआवजा सिर्फ घोषणा के लिए था या वाकई जमीन पर पहुंचने के लिए। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर से गतौरा मेमू हादसे पर बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। सीआरएस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि जिस लोको पायलट के हाथ में ट्रेन की कमान थी वो साइको टेस्ट में फेल हुआ था। इसके बावजूद उसे ट्रेन संचालन की अनुमति दे दी गई और यही सबसे बड़ी लापरवाही माना जा रहा है। नियमों के खिलाफ लिए गए इस फैसले ने 13 लोगों की जिंदगी छीन ली। जांच रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा सिर्फ मानवीय गलती नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की भारी चूक थी। रेल बोर्ड के स्पष्ट निर्देशों की अनदेखी की गई। निरीक्षण और पर्यवेक्षण जैसे जरूरी प्रक्रियाएं समय पर लागू नहीं हुई और स्टाफ
तैनाती में भी गंभीर अनियमितताएं सामने आई। सीआरएस ने इसे गंभीर सिस्टम फेलियर करार दिया है और साफ कहा है कि यदि नियमों का पालन किया जाता तो ये दर्दनाक दुर्घटना रोकी जा सकती थी। इतनी बड़ी लापरवाही ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सीनियर डीसीएम अनुराग सिंह ने ये कहा कि अंतिम रिपोर्ट आने के बाद इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है ये तय किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इसमें उच्चतम स्तर का जो रेलवे रूल्स में जो हाईएस्ट लेवल ऑफ इंक्वायरी है वो इसमें कॉल्ड फॉर हुआ था। तो इसमें कलकत्ता से कमिश्नर साहब जो थे रेलवे सेफ्टी के वो आए थे और इसमें व्यापक स्तर पे उन्होंने जांच परख की है। रेलवे से संबंधित या अन्य रेलवे या यूनियन संगठन से भी उन्होंने वार्ता की और स्टेटमेंट्स और बयान लिया। उस आधार पे उनको एक टाइमलाइन दिया जाता है कि इस टाइमलाइन पे उनको रिपोर्ट सबमिट करना होता है। तो प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो उनके द्वारा साझा की गई है, लेकिन चूँकि वो रिपोर्टें गोपनीय होती हैं और जब तक वो फाइनलिटी नहीं लेती हैं, जब तक एक पूर्ण रूप से कंप्लीट रिपोर्ट नहीं बनती है, तब तक इस पर कोई भी टिप्पणी सही नहीं है। तो फिलहाल प्रारंभिक रिपोर्ट इसलिए दिया जाता है कि कुछ अगर उसमें कुछ टिप्पणी करना है या कोई गलती रह गई है या कोई चूक है जो, तो उसमें रेलवे रिप्लाई करती है अपने हिसाब से, तो उसमें क्या है उस पर, तो उसके बाद फाइनली एक रिपोर्ट बनेगी तो उसमें जिम्मेवारी तय होती है। तो अभी प्रारंभिक रिपोर्ट होता है फॉर कमेंट्स बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो साझा हुई और समय रहते और जो पूरा का पूरा टाइमलाइन है वो 180 डेज़ का रहता है फाइनल रिपोर्ट देने का। तो अभी तो काफ़ी समय है, तो प्रारंभिक रिपोर्ट दिया गया है और प्रारंभिक रिपोर्ट पे फिर कमेंट्स दिया जाएगा रेलवे प्रशासन द्वारा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वाणिज्य विभाग की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को बिलासपुर जोन कार्यालय में हुई। इस बैठक में स्टेशन डेवलपमेंट और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं को अगले स्तर पर ले जाने को लेकर बड़ी चर्चाएं हुई। बैठक में प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक प्रवीण पांडे के साथ देश विदेश के कई नामी ब्रांड और छत्तीसगढ़ के स्थानीय उत्पादक भी शामिल हुए। रेलवे ने साफ कर दिया है कि बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग रेलवे स्टेशन अब सिर्फ स्टेशन नहीं रहेंगे, इन्हें एयरपोर्ट मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। मतलब अब यात्रा का इंतजार और ट्रेन लेट होना परेशानी नहीं बल्कि एक बेहतर अनुभव बनेगा। खाने पीने से लेकर खरीदारी और समय बिताने तक यात्रियों को हर सुविधा एक ही जगह मिलेगी। रेलवे का लक्ष्य है स्टेशन को ऐसा सिटी सेंटर बनाया जाए जहां लोग सिर्फ ट्रेन पकड़ने ना आए बल्कि घूमने और समय बिताने भी आए। प्रवीण पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री और रेल मंत्री की मंशा है कि रेलवे स्टेशन शहरों के प्रमुख केंद्र बने। बिलासपुर स्टेशन पर चालू रेल कोच रेस्टोरेंट की सफलता ने भी ये साबित कर दिया है कि लोग स्टेशन को नए रूप में स्वीकार कर रहे हैं। बच्चों के मन में भावना होनी चाहिए, यूथ के मन में भावना होनी चाहिए कि चलो हमारी ट्रेन है 1-2 बजे है, चलो 1 घंटे पहले चलते हैं और वहाँ पर इन जगह पे जाके हम लोग करेंगे, खाना खाएंगे, ये करेंगे। और अभी इस तरह का एक आप बिलासपुर स्टेशन पे देखने को मिल रहा है। लोग समय के पहले आते हैं और हमने जो एक रेल कोच रेस्टोरेंट खोला है वहाँ पर लोग अपना समय व्यतीत करते हैं, वहाँ भोजन करते हैं। और यही नहीं, शाम को हमने देखा है कि शहर के भी लोग वहाँ पर आते हैं और समय बिताते हैं, अपनी बच्चे बर्थडे मनाते हैं। तो स्टेशन को सिटी सेंटर बनाने का जो ये प्रयास है वो उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें पैसेंजर को तो सुविधाएं अपने आप मिलती हैं, तो उसी दिशा में प्रयास था। और आज की जो बैठक हुई है उसमें बिलासपुर के लगभग सारे जितने भी अच्छे ब्रांड हैं, यहाँ के लोकल ब्रांड हैं, वो सारे आए और सबने काफ़ी उत्साह दिखाया है इसमें भाग लेने का। और शीघ्र ही इसके बारे में हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉल करेंगे और यथासंभव सबको स्थान देने का। रेलवे जल्द ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करेगा जिसके जरिए बड़े ब्रांड और स्थानीय कंपनियां अपने आउटलेट खोल सकेंगी। इसमें छत्तीसगढ़ी व्यंजनों और स्थानीय उत्पादों को भी खास तवज्जो दी जाएगी ताकि स्थानीय स्वाद और पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा मिल सके। रेलवे को उम्मीद है कि आने वाले 2.5 से 3 साल में बिलासपुर स्टेशन पूरी तरह से आधुनिक, आकर्षक और यात्रियों के लिए शानदार सिटी सेंटर के रूप में बदल जाएगा। एक ऐसा स्टेशन जहां सुविधा भी होगी और अनुभव भी मिलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
इधर बिलासपुर जिले में अवैध खनन पर कार्रवाई का दावा तो बहुत होता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। कई क्षेत्रों में खुलेआम रेत और मुरुम का उत्खनन जारी है। जिला पंचायत की सामान्य सभा में यहां पर मुद्दा जमकर गर्मा चुका है, लेकिन खनिज विभाग की कार्रवाई अब सिर्फ दिखावे तक सीमित लग रही है। जिले में बीते एक हफ्ते के भीतर कई जगहों पर अवैध खनन और परिवहन के मामले पकड़े गए हैं। 1 दिसंबर को मटियारी क्षेत्र से मुरुम ले जा रहे एक हाईवा को जब्त कर सिपत थाने में रखा गया। 3 दिसंबर को लमीर में रेत से भरा एक हाईवा पकड़ा गया और उसकी सुपुर्दगी कोनी थाना को दी गई। आमागोहान इलाके में मुरुम के अवैध उत्खनन करते हुए एक चैन माउंटेन और 2 हाईवा सील कर चालकों को सुपुर्द किया गया। 6 दिसंबर को लमीर से रेत ले जा रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर कोनी थाना भेजे गए। 7 दिसंबर को निरतू क्षेत्र में रेत से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ा गया और सकरी थाना में रखा गया। इसके अलावा निरतू, लोखंडी, पाठ बाबा और धूरी पारा में रेत उत्खनन के लिए बनाए गए कई रैंप काटकर नष्ट कर दिए गए। लोगों का कहना है कि कार्रवाई बढ़िया है, लेकिन रफ्तार बहुत धीमी है। सवाल वही है, अवैध खनन आखिर रुकेगा कब? फिलहाल वक्त हो चला है छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के कोनी सेंद्री रोड पर रविवार देर रात हुए दर्दनाक हादसे ने शहर को दहला कर रख दिया। रतनपुर रोड की ओर खाना खाने जा रहे 6 छात्रों की कार तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और 3 बार पलटते हुए झाड़ियों में जा घुसी। कार चला रहे सक्ती जिले के खरकेना निवासी 26 वर्षीय ईशु रत्नाकर और उनके साथी 22 वर्षीय भास्कर राजपूत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अभिषेक बघेल, शेखर चंद्रवंशी, दिशु रत्नाकर और श्याम सिंह राजपूत गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर कोनी थाना प्रभारी भावेश शेंडे टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दोनों मृतकों के शव को सोमवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के बाद सौंपा गया। पुलिस अब घायलों से पूछताछ कर हादसे के सही कारण को पता लगाने में जुटी हुई है। अभिषेक वर्मा 22 साल का है और कोनी IIT में उनका कंप्लीट हो गया है। शायद कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है इनका बस लिए, और ये रात में पता नहीं कहाँ जाने के लिए वो निकले थे गाड़ी में और हादसा हो गया। कितने लोग थे लोग? ये लोग कार में 6 लोग थे, तो 2 का तो वहीं स्पॉट में ही डेथ हो गया था और बाकी 3 लोगों का यहीं सिम्स में एडमिट हुआ है। घटना कई बजे की है? घटना लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच में हुआ है। ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये तो रहने वाले जैतपुरी है, नवागढ़ ब्लॉक, बेमेतरा जिला का, और यहीं पढ़ते थे दोनों भाई। उनका एक छोटा भाई भी है, और दोनों एक साथ में रहते थे यही कोनी में। कोनी थाना के जस्ट 1 किलोमीटर आगे जिस पे 5 युवक सवार थे, वो एक लाल कलर की गाड़ी पे जा रहे थे खाना खाने के लिए। उनको अनबैलेंस के कारण उनकी गाड़ी जाके पलट गई है, जिसमें 2 व्यक्ति की मौत हो गई है। इसमें से एक मेरा भाई स्वयं ईशु रत्नाकर है और एक मेरा मित्र जिसका नाम भास्कर है, वो मेरा मित्र था, जिसकी मृत्यु भी ईशु के साथ ही हो गई थी ऑन द स्पॉट। और वाहन ईशु चला रहा था। ईशु रत्नाकर पिता चिंतामणि रत्नाकर वाहन चला रहा था। दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? ईशु रत्नाकर खरकेना ग्राम है और थाना पड़ता है उनका डभरा, जिला सक्ती। बिलासपुर के तोरवा क्षेत्र स्थित
कनोई पेपर मिल के पास सोमवार रात लूट का प्रयास उस समय विफल हो गया जब राहुल पेट्रोल पंप के 50 वर्षीय मैनेजर रोशन साहू ने सूझबूझ के साथ लुटेरों का मुकाबला किया। मैनेजर दिन भर की बिक्री की राशि लेकर मालिक के घर लौट रहा था। जैसे ही वे कनोई पेपर मिल के पास पहुंचे, पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर रोकने की कोशिश की, लेकिन तीव्र जलन के बावजूद साहू ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी बाइक को नियंत्रण में रखा और सड़क किनारे सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर लिया। उनकी सूझबूझ से हमलावर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके और भाग निकले। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई। तखतपुर में एक दिन पहले किराना दुकान में चोरी हुई थी और अब वहीं 50 मीटर की दूरी पर फिर से चोरों ने करामात कर दिया है। इस बार खड़ी गाड़ी से डीजल चोरी कर ली गई है। आपको बता दें कि पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल उठ रहे हैं। कैमरे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे बिना नंबर प्लेट की 4 व्हीलर गाड़ी में सवार 4 से 5 चोर रात में आते हैं। खड़ी गाड़ी से डीजल चोरी करने के बाद 7 मिनट में ही वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि चोरी के दौरान कैमरे में आप देख सकते हैं कि पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी भी वहां से गुजरती है, पर पुलिस वाले भी उन्हें ऐसे संदिग्ध अवस्था में पहचानने में चूक कर गए। अब देखने वाली बात यह होगी कि चोरी की घटना तखतपुर में रुकती है या फिर कुछ दिन में कहीं से चोरी की घटना सामने आ जाती है। के पास में खाना वाना खाया, सोया था। फिर मैं सुबह जब उठा, जब गाड़ी चालू किया तो गाड़ी चालू नहीं हुआ। जब मेरे को शेक आया, नीचे उतरा, डीजल टंकी की तरफ गया तो मेरा पूरा डीजल यहाँ पे चोरी हो गया। ये जगह है तखतपुर। तो कैमरे में चेक किया आपने? कैमरा चेक किया भाई। ये स्कॉर्पियो गाड़ी आया था, उसमें से 4 आदमी उतरे और वो डीजल निकाल ली। रतनपुर की भैंसाझार जंगल में सूरज प्रकाश बघेल की संदिग्ध मौत ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया था। गुमशुदगी की रिपोर्ट से शुरू हुई ये कहानी धीरे धीरे हत्या के खौफनाक सच में बदल गई। कई स्तरों पर हुई जांच, जंगल में मिले सुराग और लगातार हुई पूछताछ ने आखिरकार उस राज को उजागर कर दिया जिसे 2 आरोपी बड़ी चालाकी से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। 4 दिसंबर को जब सूरज प्रकाश बघेल अचानक लापता हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि अगले ही दिन उसकी मोटरसाइकिल और शव जंगल की झाड़ियों में संदिग्ध हालत में मिलेंगे। घटनास्थल पर बिखरे निशान, खून के धब्बे और बाइक की स्थिति साफ बता रही थी कि यह कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित वारदात है। तकनीकी जांच से मिले संकेतों ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया और जांच टीम सीधा उस दिशा में बढ़ने लगी जहां जवाब छिपे थे। थाना रतनपुर में विगत 4 तारीख को एक गुम इंसान की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। मृतक सूर्य प्रकाश बघेल, जिसकी गुम इंसान कायम करके उसकी पता तलाश की जा रही थी। उसका घर जो भैंसाझार के पास था, वहीं आसपास काफ़ी घना जंगल था। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर वहां खोजबीन की जा रही थी। दिनांक 5 तारीख को वहां पर उसकी मोटरसाइकिल और इस संदिग्ध अवस्था में जो शव बरामद हुआ, तत्काल घटनास्थल पर FSL, डॉग स्क्वाड और सभी वरिष्ठ अधिकारियों की टीम पहुंची और तत्काल उसमें घटना में हमने हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना चालू की थी। इस दौरान तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सभी पहलुओं की जांच की जा रही थी। सर्व संबंधितों से पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ के दौरान पुरानी रंजिश के आधार पर 2 संदेहियों रंजीत खांडे और सुधीर खांडे से लगातार पूछताछ की गई। तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए गए, जिससे कि पता चला कि इन दोनों ने ही घटना को अंजाम दिया है। दोनों व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लिया जा चुका है और घटना में प्रयुक्त जो लोहे की रॉड और एक डंडा था जिससे घटना को अंजाम दिया गया था, उसको भी जब्त किया जा चुका है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की जा चुकी है। लगातार इन आरोपियों से और पूछताछ की जा रही है और साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। इनकी गिरफ्तारी कर कल उन्हें न्यायिक रिमांड में भेजा जाएगा। संदेह जब रंजीत खांडे और उसके भाई सुधीर खांडे पर गया तो पूछताछ में दोनों टूट गए और स्वीकार किया कि पूर्व रंजिश के चलते उन्होंने सूरज प्रकाश की हत्या की योजना बनाई थी। जंगल में उसे रोककर पहले लोहे के पाइप से वार किए और फिर लकड़ी के बेंत से हमला कर उसकी जान ले ली। सबूत छुपाने के लिए शव और मोटरसाइकिल को झाड़ियों में फेंक दिया गया। अब दोनों आरोपी गिरफ्तार हैं। उनसे घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल जारी है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
तखतपुर के पुराना थाने परिसर स्थित चौपाटी स्थल पर नई चौपाटी निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। करोड़ों रुपए की स्वीकृति के बाद मंगलवार से निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन पुलिस विभाग ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया। पुलिस का कहना है कि जिस भूमि पर निर्माण हो रहा है वो पुलिस विभाग की संपत्ति है और बिना कागजी प्रक्रिया पूरे किए कार्य नहीं हो सकता। इसी विवाद के बीच नगर पालिका और पुलिस विभाग आमने सामने आ गए। कांग्रेस पार्टी के पार्षद मौके पर बैठकर विरोध जता रहे थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षद एसपी से मिलने बिलासपुर गए। भूमि स्वामित्व और प्रशासनिक अनुमति को लेकर स्थिति तनावपूर्ण फिलहाल बनी हुई है। वहीं आमजन भी इस विवाद को लेकर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। मामले में प्रशासनिक हस्तक्षेप की जरूरत बढ़ गई है। 1.5 साल से इसका डिक्लेरेशन हो चुका था, यहाँ चौपाटी बननी है। 4 दिन पहले हमने कार्य प्रारंभ किया, भूमि पूजन इसका मंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी करके गए थे। तो 4 दिन पहले ही आके काम क्यों रुकवाया गया? जब 1.5 साल से आपको पता था यहाँ बनने वाली, आपने क्यों स्टे या कुछ क्यों ऐसा नहीं किया? अभी 4 दिन पहले ही क्यों किया? मुझे इसकी ये जानना था। और नगर के विकास के लिए ये चौपाटी बन रही है, अगर इसे कोई रोकना चाह रहा है तो कौन है इसके पीछे? सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए ना कि कौन इस कार्य को रोकना चाह रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, अगर उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लिया तो बहुत अच्छी बात है उन्होंने। और मैं चाहती हूँ कि पहले से उनको ये सब चीज़ों को कंट्रोल रखना था। टीआई सर आके काम रुकवा रहे हैं तो ये कोई चीज़ नहीं है। तो कोई पब्लिक काम है, कोई प्राइवेट हमारा पर्सनल काम तो था नहीं। 1.5 साल से प्रोसेस हो रहा था, पैसा आ चुका है, काम विधि पूर्वक चालू हुआ, तो इसमें रोक का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। और अगर वाकई ये काम फिर से शुरू हो रहा है तो मैं सबको फिर से बधाई देना चाहूँगी कि नगर तखतपुर विकास की कड़ी में एक और नया विकास जुड़ने वाला है। फिर से वक्त हो चला है छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक नया और सख्त आदेश सामने आया है। अब सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षक न सिर्फ आवारा कुत्तों और मवेशियों को स्कूल परिसर में आने से रोकेंगे, बल्कि सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीव जंतुओं को भी वहां पर आने से रोकेंगे और निगरानी करेंगे। DPI के आदेश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों को यह निर्देश अनिवार्य रूप से लागू करने को कहा है। हैरानी की बात यह है कि इस आदेश में शिक्षकों के विरोध से बचने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला दिया गया है। दरअसल 20 नवंबर को DPI ने आवारा कुत्तों को स्कूल में प्रवेश से रोकने और उनकी जानकारी निगम या जनपद पंचायत को देने का आदेश जारी किया था। महज 18 दिन बाद फिर से नया आदेश और जोड़ दिया गया। अब शिक्षकों को सांप, बिच्छू समेत सभी विषैले जीव जंतुओं को भी स्कूल परिसर में घूमने नहीं देना है। इससे शिक्षकों में असमंजस है, लेकिन कोर्ट के हवाले के कारण खुलकर विरोध करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई जिम्मेदारियां पहले से ही शिक्षकों के सर पर है। अगर बच्चे स्कूल से निकलकर नदी तालाब की ओर जाते हैं और कोई हादसा होता है तो पूरी जिम्मेदारी शिक्षक, प्राचार्य और प्रधान पाठक की होगी। अगर स्कूल भवन जर्जर है और कोई बच्चा घायल होता है, इसके लिए भी शिक्षक ही उत्तरदायी होगा। मध्याह्न भोजन खराब मिला, जिम्मेदार शिक्षक। बच्चों के आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, SIR, स्मार्ट कार्ड बनवाने की भी जिम्मेदारी शिक्षकों की ही होगी। स्कूल खुलते ही घर घर जाकर पालकों से बच्चों की सरकारी स्कूल भेजने की अपील शिक्षकों को ही करनी है। अब इन सबके बीच सांप, बिच्छू पकड़ने जैसी अतिरिक्त जिम्मेदारी जोड़ देने से शिक्षक वर्ग में नाराजगी गहराती जा रही है। आदेश में दलील सिर्फ एक ये कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, पालन अनिवार्य है। उसको ज़्यादा उसमें ना लें, वो जो है सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश जो मिला हुआ है उसके अनुपालन में इस तरह का है। उसमें ऐसा नहीं है कि हम निगरानी सतत करते रहें। भाई हमारे घर में भी कभी कभी जहरीले जीव जंतु घुस आते हैं, देखते हैं, उसका निराकरण निदान करते हैं, वैसे वहाँ पर भी करना है। कोई बड़ी बात उसमें नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उनके अनुपालन किया जाना हम सब की दायित्व बनता है कि सुनिश्चित करें।
अब सवाल यही है कि क्या बच्चों की सुरक्षा के नाम पर शिक्षकों पर लगातार बढ़ती जिम्मेदारियां वाकई सही दिशा है या फिर ये शिक्षकों को बोझ तले दबाने वाला निर्णय है। स्कूलों और शिक्षकों की प्रतिक्रिया आने वाले दिनों में इस मुद्दे को और भी ज्यादा गर्म कर सकती है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। इधर तखतपुर विकास खंड के जरौंधा स्थित विजडम ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल में पहली कक्षा के मासूम बच्चों से मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। जी हां, परिजनों के अनुसार स्पोर्ट्स टीचर हुसैन शाम ने प्रशिक्षण के दौरान बच्चों की शरारत से नाराज होकर कथित रूप से उनकी बेरहमी से पिटाई की, जिसके कारण उनके शरीर पर गहरे निशान तक बन गए और साथ ही बच्चों को घर में इस घटना की जानकारी न देने की धमकी भी दे डाली। आपको बता दें कि डरे शहर में बच्चों ने शुरुआत में कुछ नहीं बताया, लेकिन शरीर पर बने निशान देखकर परिजनों ने जब पूछताछ की तो उन्होंने डरते हुए टीचर पर पिटाई का आरोप लगाया। शिकायत मिलने पर परिजन स्कूल पहुंचे, जहां स्कूल प्रबंधन ने पहले टीचर से पालकों से माफी मंगवाई और बाद में आरोपी शिक्षक को तुरंत हटा दिया गया है। मुझे एक घटना के बारे में पता चला कि हमारा स्पोर्ट टीचर है, उसने किसी बच्चे को मार दिया है। मैं रायपुर में था, जब ये मेरे को बात पता चला तो मैं आया, आकर के पेरेंट्स लोगों का कंप्लेंट था, पेरेंट का कंप्लेंट था, तो उस पेरेंट के साथ मिल के टीचर के साथ मिल करके मैंने बात की और बात करने के बाद मुझे पता चला कि उस बच्चे के साथ ये सच में हुआ था। तो मैंने तुरंत टीचर को सस्पेंड किया और टीचर को सस्पेंड करने के बाद पेरेंट्स को बता दिया कि टीचर को हमने तुरंत सस्पेंड कर दिया, क्योंकि ये हमारे बायलॉज में, हमारे नियम में, हमारे एक्ट में किसी भी बच्चे के साथ हाथ उठाना या किसी प्रकार का ह्यूमिलेट करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हमने तुरंत टीचर को नौकरी से निकाल दिया। कि पेरेंट्स आए, पेरेंट्स ने आकर के मुझसे कंसल्ट किया, मैंने वो बात उनको बता दिया और पेरेंट्स के सामने ये सारी घटनाएं हुई जो मैंने उस टीचर के अगेंस्ट में एक्शन लिया। तो पेरेंट्स ने और टीचर के बीच में बात हुई और फाइनली पेरेंट ने टीचर्स को माफ़ीनामा दिया, उसने माफ़ीनामा लिया और पेरेंट ने उनको माफ़ कर दिया। इस कारण से अब वो मामला यहीं पे पेरेंट्स और उनके बीच का मामला ख़त्म हो गया। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, मुझे इन्वेस्टिगेट करना था, तो मैंने सारा चीज़ बहुत ही ओपन प्लेटफॉर्म पे रखा और उनको कहा कि हमने अपने तरफ से ये डिसीजन लिया है कि कल ही मुझे जब ओरल वे पे पता चला था तो मैंने डिसीजन ले लिया था कि मैंने उस बच्चे को सस्पेंड कर दिया था, स्पोर्ट्स टीचर को मैंने सस्पेंड कर दिया था। ये स्कूल की तरफ से हमने कल ही एक्शन ले लिया था बिकॉज ये लॉज में नहीं है। लेकिन आज पेरेंट्स के आने के बाद जब बहुत सारी बातों पे हमने चर्चाएं की, तब कंक्लूजन ये आया कि उन्होंने अपोलोजाइज लेटर दिया, स्पोर्ट्स टीचर ने अपोलोजाइज किया कि मुझसे ये गलती हुई है, उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था, लेकिन एनीवे फिजिकल मार्क आए हैं तो इंटेंशन, इमोशनल स्किल कहीं काम नहीं आता है कि आपका उद्देश्य क्या था उसके पीछे। और उन्होंने माफ़ी मांगा और पेरेंट्स ने कहा कि आइंदा ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हमने ये पूरे तरीके से पेरेंट और उस टीचर के ऊपर छोड़ दिया था कि आपको इसको कंक्लूड कैसे करना है। बिलासपुर के बृहस्पति बाजार में गुरुवार को अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम अतिक्रमण शाखा और पुलिस की संयुक्त टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जी हां, आपको बता दें, कार्रवाई के दौरान एक निगम कर्मचारी ने इलेक्ट्रॉनिक सामान व्यवसायी के साथ मारपीट कर दी। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। आरोप है कि कार्रवाई के दौरान न केवल व्यापारी के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई की गई, बल्कि दुकानों में रखे कई सामानों को भी जब्त कर लिया गया। आपको बता दें कि इससे व्यापारी जो है वो आक्रोशित हो उठे। मौके पर जमा भीड़ ने हंगामा किया तो पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए खास रिपोर्ट। अभी हम मौजूद है बृहस्पति बाजार में, जहां पर अभी निगम अतिक्रमण की कार्रवाई अभी कुछ देर पहले की जा रही थी। इसी बीच व्यापारी और निगम के कर्मचारियों के बीच मारपीट का मामला भी सामने आया है। जिनके साथ मारपीट हुई है, अरुण जायसवाल जो हमारे बीच अभी मौजूद है, हम उन्हीं से जान लेते क्या पूरा मामला हुआ। तो अरुण जी बताएंगे थोड़ा सा। मेरे दुकान के बगल का लेडी बोर्ड और सब लेटर बोर्ड और रेड फॉक्स कपड़े दुकान का जो है वो सब उठा के ले गए। मेरे दुकान से मेरे नाम का बोर्ड उठा लिए। मैं बोला भैया मेरा बोर्ड वापस दे दो, दुकान के अंदर था, येलो पट्टी के अंदर था। मैं लेके अपने हाथ से खड़ा था उस बोर्ड को, वो छीन लिया जबरदस्ती। बोलता है कि बार बार आप लोग लगाते हो। मैं बोला भैया एक बार मेरे को मौका दो, अगली बार से मैं नहीं करूँगा। उसके बाद मैं गाड़ी के पीछे दौड़ते गया, मेरे बड़े और मेरे भैया दौड़ते गए तो हमको एक लात मारा सामान में, और जिसे हम गाड़ी पे हाथ रखे तो हमको लात मारा और गाली दिया मेरे को। ये बोला भैया यहाँ से हटो नहीं तो हम तुमको जो भी करेंगे। तो मैं बोला भैया आप गाली गुप्तान क्यों कर रहे हो। वो गाली दिया, हम भी गाली दिया। उसके बाद में गाड़ी भगाते गया, हम गाड़ी के पीछे दौड़े, हमारा सामान वापस करो।
उसके बाद यहाँ पे आया तो उनके जो नगर निगम के जो लड़के थे वो क्या कर रहा था, किसी दुकान का पन्नी खींच के दुकान बंद करके वो चला गया था, जैसे भी किसी कंडीशन में उसका माल छीन रहा था। तो मैं बोला भैया छीन क्यों रहे हो? और उसके बाद में फिर मैं बोला कि जब किसी का सामान जब घर के अंदर से छीन रहे हो, किसी का दुकान तोड़ के छीन रहे हो, और उनके लड़के फल खा रहे थे, फल खा के जेब में भी फल रखते मैं देखा हूँ। तो मैं बोला ये सब गलत है। ये बोलने पे फिर उन लोग औस में आके मेरे को मारना पीटना चालू कर दिए। तो जब मारपीट आपके साथ की जा रही थी, क्या उस दौरान पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे या कोई निगम का अधिकारी भी वहाँ पर नहीं था? गाड़ी के आगे आगे पुलिसकर्मी चल रहा था। मैं उनको बोला भी और वो बीच बचाव के लिए आया भी और बोले भी कि इनको मारो नहीं, आपका यदि काम है अतिक्रमण को हटाना तो अतिक्रमण आप हटाओ, लेकिन किसी को मारना बेवजह नहीं है। उनके बोलने पे ही मेरे को नगर निगम के जो एम्प्लॉय थे वो मेरे को मारना बंद किए। तब तक मेरे को मार रहे थे, जब तक वो नहीं बोले तब तक। पुलिस प्रशासन का कोई लेन देन नहीं है, पुलिस प्रशासन मेरा उनके बोलने पे उन लोग मारने के लिए मेरे बंद किए। तो ये हाल हो चुका है अब नगर निगम के अतिक्रमण अमले का, जहां पर व्यापारियों के साथ मारपीट की जा रही है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से एक व्यापारी को मारा जा रहा है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज। गुरु घासीदास जयंती के उपलक्ष्य पर जरहाभाटा स्थित आदिवासी छात्रावास में आयोजित 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन उत्साह और ऊर्जा के साथ हुआ। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला शामिल हुए, जिन्होंने विजेता खिलाड़ियों को आगामी जयंती समारोह में सम्मानित किए जाने की घोषणा के साथ छात्रावास परिसर में बड़े मंच के निर्माण का भी भरोसा दिलाया। समापन समारोह के दौरान अतिथियों ने छात्रों के जोश, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। 3 दिनों तक चली प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों में दर्जनों छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और खेल भावना का परिचय दिया। आयोजन समिति ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी प्रतियोगिता ने विद्यार्थियों में नई ऊर्जा भरी है और उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर दिया है। कार्यक्रम में उपस्थित विधायक सुशांत शुक्ला ने विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही छात्रावास परिसर के विकास के लिए सहयोग का आश्वासन भी दिया। व्यवस्था से निकलकर बच्चे समाज को शिक्षित करने के साथ जुड़ते, तब ये माहौल खड़ा होता है। और बच्चों को समाज के मुख्य धारा करने की जिम्मेदारी भी है, गढ़ें और अपने गढ़ने के बाद समाज के अन्य बच्चों को भी गढ़ें। इस प्रतिबद्धता के साथ छात्रावासों का एक सोच प्रशासन के द्वारा स्थापित की गई है और आने वाले समय में यह स्थायी तौर पर नए सूरज को उगाने की परंपरा इस ऐसे छात्रावासों से निकले जो समाज को रोशन करें। इसी शुभकामना के साथ आज इस आयोजन में आना हुआ। 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता बाबा गुरु घासीदास जयंती और शहीद वीर नारायण के स्मृति दिवस के अवसर में ये संपन्न किया गया, जो आज समापन का दिन है, तीसरा दिन। बहुत ही बच्चों ने उत्साहपूर्वक, उमंगपूर्वक इसमें हिस्सा लिया। साथ ही जो इस छात्रावास में SC ST छात्रावास में पढ़ के जो अधिकारी बने हैं, उन सीनियरों ने भी भाग लिया। उनमें से प्रोफेसर, उपायुक्त, ऐसे डिप्टी कलेक्टर, अपर कलेक्टर जैसे पोस्ट में, स्पोर्ट ऑफिसर जैसे पोस्ट में लोग गए हुए हैं, उन लोगों ने भी भाग लिया। ये हमारे लिए एक सुखद अवसर और मौका होता है कि हम सभी सीनियर और सभी छात्र छात्राएं यहाँ पर मिलजुल कर इस कार्यक्रम को संपन्न करवाते हैं। साथ ही 18 दिसंबर गुरु घासीदास जयंती और 19 दिसंबर शहीद वीर नारायण शहादत दिवस का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन आने वाले दिनों में किया जाएगा। आयोजन समिति ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य केवल खेल प्रतिभाओं को आगे लाना ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क और आत्मविश्वास का विकास करना भी है। समापन कार्यक्रम में ये घोषणा की गई कि विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ियों को गुरु घासीदास जयंती समारोह के मुख्य मंच पर सम्मानित किया जाएगा, जिससे उन्हें और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। 3 दिवसीय आयोजन ने केवल छात्रों को अपनी क्षमताओं को निखारने का अवसर दिया, साथ छात्रावास परिसर को भी उत्साह, उमंग और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल से भर दिया। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।
बिलासपुर में मंगलवार को जनदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय मूल निवासी ईसाई समुदाय के लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उनकी मुख्य मांग ये थी कि 25 दिसंबर को होने वाले क्रिसमस पर्व के कार्यक्रमों के लिए अनुमति और त्योहार के दिन पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए। बड़ी तादाद में पहुंचे लोगों ने प्रशासन के सामने अपनी चिंताएं और हालात स्पष्ट रूप से रखे। ईसाई समुदाय के लोगों ने वर्तमान हालात पर चिंता व्यक्त की है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले दिनों उनके कुछ छोटे बड़े चर्चों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। उनका आरोप है कि कुछ बाहरी लोगों ने वहां पहुंचकर विवाद किया, मारपीट की और प्रार्थना सभाओं को रुकवा दिया। इसके चलते कई चर्चों में नियमित प्रार्थना बंद हो गई है और समुदाय के लोगों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। इसी स्थिति को देखते हुए ईसाई समुदाय के लोग कलेक्टर और पुलिस कप्तान से मिलने पहुंचे। उन्होंने आवेदन देकर मांग की कि चर्चों को पुनः खुलवाया जाए, त्योहार के दिन सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, प्रार्थना कार्यक्रम बिना बाधा और भय के संपन्न हो। समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि क्रिसमस उनका सबसे बड़ा और पवित्र पर्व है। ऐसे में किसी भी तरह का तनाव या अवरोध ना हो, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए। उनका कहना था कि वे शांति प्रिय लोग हैं, बस अपने धार्मिक कार्यक्रम स्वतंत्र रूप से करना चाहते हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा को बताने के लिए एसडीएम महोदय, कलेक्टर महोदय एवं एसपी महोदय से आए। जिस प्रकार विगत समय से हमारे असामाजिक संगठनों के द्वारा भारत के क्रिश्चियन मूल निवासियों के साथ सताव किया जा रहा है, झूठे धर्मांतरण के आरोप लगाए जा रहे हैं। चर्च परिसर में, हाउस चर्चेस में जो भी जहाँ भी अपनी उपासना करता है उस जगह में पहुँच जाते हैं और झूठे धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं। यदि कोई बर्थडे करता है तो भी अपने इष्ट देव को, जैसे वो लोग अपने इष्ट देव को मनाते हैं, वैसे हम जीसस क्राइस्ट के नाम से प्रेयर मीटिंग आराधना उपासना करते हैं। तो हर कार्यक्रम में, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, चाहे रिटायरमेंट की पार्टी हो, चाहे किसी भी प्रकार का गृह निर्माण हो, तो कुछ भी हो तो अपनी उपासना, अपने लोगों को, ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापन देता है, प्रार्थना करता है। तो उस जगह में आकर झूठे आरोप लगाते हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं करके, और उस पर प्रशासन के द्वारा एक पक्षी कार्रवाई करते हुए कई बार देखा गया है कि वो झूठे एफआईआर दर्ज होते हैं। और आज तक भारत में किसी भी व्यक्ति को धर्मांतरण के आरोप में सजा नहीं हुई है। और हमारी ये मांग है, हमारे राष्ट्र, ये बड़ा उत्सव का महीना है, प्रेम का संदेश हम लोग देते हैं। और आज जैसे आप लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ क्या पूरे भारत में आज कुछ ऐसे विशेष संगठन हैं जो मसीहियों को अपने घर में या अपने चर्च में आराधना करने के लिए रोकते हैं। तो ऐसे असामाजिक तत्व जो हैं, और ये जो महीना है इसे हम लोग देखते हुए राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, जो भारत मुक्ति मोर्चा का एक संगठन है, जो सिर्फ बिलासपुर नहीं परंतु पूरे भारत के हर जिलों में आज कलेक्टर को, एसपी को और एसडीएम को और थाना प्रभारियों को हम लोग एक सूचना दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं कि इस महीना हमारा जो विशेष महीना है उसे ध्यान में रखते हुए सुरक्षा प्रदान किया जाए। और जो हमारे संडे चर्चेस लगते हैं वो लागू लगे, ताकि कोई भी ऐसे असामाजिक तत्व जाके वहाँ परेशान न करें। क्योंकि हम लोग, इन लोग बोलते हैं धर्मांतरण, भाई संडे का दिन है, एक मसीह लोग हर कोई अपना आराधना करता है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई चर्च जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है। हम लोगों का संडे या कोई ऐसा दिन है जिसमें हम लोग सब मिल के आराधना करते हैं, कि हमारे वचन में लिखा है 2 या 4 मिल के आराधना आप लोग करो, तो हम लोग उसका फॉलो करते हैं। तो इन लोग बोलते हैं कि आप लोग धर्मांतरण करते हैं, तो धर्मांतरण हमारा काम नहीं। हम तो बोलते हैं कि अगर कोई धर्मांतरण करता है और पकड़ा जाता है और सबूत मिलता है तो उसको कड़ी से कड़ी, अगर इलीगल है तो कड़ी से कड़ी सजा दे, हम उसमें कोई आपत्ति नहीं है। दिसंबर माह है, इसमें पूरे भारत वर्ष में ये ज्ञापन दिया जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई भी अवैधानिक कार्य हमारी जो कलीसियाँ हैं उसमें ना हो। जितने भी हमारे जो पर्व में किस प्रकार के अवैधानिक कार्य हो रहे हैं, तोड़ फोड़ होता है, किसके द्वारा किया जाता है? कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ये किया जाता है। इसे रोका जाता है। हमारे जो धर्म पुस्तक का बाइबिल उसको फाड़ा जाता है, उसको जलाया जाता है। इस प्रकार के कई जगह आया हुआ है। तो हमने इसके विषय में हमने कलेक्टर साहब से ही बात की और एसडीएम साहब को भी दिया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। यदि कोई बीमार है तो उनके लिए प्रार्थना दुआ की जाती है। हमारा आत्मिक उद्देश्य ये नहीं होता कि किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना। हम इकट्ठे होते हैं, जैसे कि हम संडे को इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। यदि कोई दुखी पीड़ित है तो उनके लिए प्रेयर किया जाता है। और इसी बीच में आके कुछ अन्य जाति लोग आकर हमें परेशान करते हैं, स्त्रियों को रॉन्ग वर्ड्स बोलते हैं, जबकि अलाउड नहीं करता ये सारी चीज़ें। और इस रीति से हम
अभी कलेक्टर ऑफिस आए हैं, एसडीएम के पास हमने अपना आवेदन छोड़ा है, जिससे हम इकट्ठे होकर प्रति साल 25 तारीख को क्रिसमस मनाते हैं और बीते वर्ष 31 दिसंबर को विदा करके न्यू ईयर में प्रवेश करते हैं। तो हम इकट्ठे होकर केवल प्रार्थना दुआ करते हैं। बाकी हमारा किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं कि हम किसी के धर्म परिवर्तन करें, केवल हमारी आस्था है जीसस में और हम उसी की आराधना स्तुति करते हैं। इस पूरे मुद्दे पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने भी स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि समुदाय द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसका परीक्षण किया जा रहा है और नियमों के तहत उन्हें परमिशन दी जाएगी। कलेक्टर ने ये भी भरोसा दिलाया है कि प्रशासन त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से सजग रहेगा। आज इन्होंने एक ज्ञापन दिया है और इन्होंने बताया है कि हम लोग चूँकि दिसंबर का मंथ है और इसमें हम लोग अपनी पूजा पाठ जो करते हैं वो करने के लिए परमिशन के लिए इन्होंने मांगा है। तो हमने कहा कि परमिशन सक्षम जो कार्यालय है उसमें आप परमिशन के लिए लगाइए, तो उसमें जानकारी ले करके एनओसी ले करके फिर वो उस पर कार्रवाई करें। समुदाय की उम्मीद अब प्रशासन से है। क्रिसमस की तैयारी, समुदाय की सुरक्षा और अनुमति की मांग प्रशासन तक पहुंची है। अब देखना होगा कि जिला पुलिस और प्रशासन इस मामले में आगे क्या निर्णय लेते हैं। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर जिले के मस्तूरी जनपद पंचायत के सरपंच संघ के पदाधिकारियों और सरपंचों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी 3 सूत्री मांगों के जल्द निराकरण की मांग की। सरपंचों का कहना है कि नई पंचायत सरकार बने 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक 15वें वित्त आयोग की राशि पंचायतों को जारी नहीं की गई है। इसका सीधा असर गाँव के विकास कार्यों पर पड़ रहा है। सरपंच संघ के सदस्यों ने बताया कि धनराशि की कमी के कारण गांव-गांव में सड़क, नाली, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रभावित हो रही है। सरपंच बड़े उत्साह के साथ गांव की जिम्मेदारी उठाते हैं, लेकिन फंड न मिलने के कारण वे खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। कई पंचायतों में निर्माण और मरम्मत के काम अधूरे पड़े हैं और उन्हें शुरू करने के लिए भी पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है। इस वजह से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और सरपंचों के सामने लगातार समस्याएं खड़ी हो रही है। सरपंच संघ ने अपनी मांगों में 2 और महत्वपूर्ण मुद्दे जोड़े हैं। पहली मांग, पंचों का मानदेय बढ़ाकर 2500 रुपए और सरपंचों का मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाए। दूसरी, पिछली सरकार की तरह पंचायतों को फिर से 50 लाख रुपए तक की कार्य एजेंसी घोषित किया जाए। अभी अधिकतर काम RES के माध्यम से किए जाते हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर कार्यों की गति धीमी हो जाती है। सरपंच संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द राशि जारी नहीं की तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसी के तहत 11 दिसंबर 2025 को सुबह 10 बजे जनपद पंचायत मस्तूरी के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जो भी है 15 वित्त के मांग हमारे स्पेशल है, का है बहुत तकलीफ में है। पंचायत में कोई काम नहीं हो पाते और जब तक 15 वित्त के राशि नहीं आते तो गांव वाला भी बोला थे, आम नागरिक बोला थे, ताकि ये सरकार के लिए दुख के घड़ी ये पंचवर्षीय में जब सरपंच बने हैं कोई सरपंच के पास काम नहीं है। ये देखेला मिला थे आप मन ला, हम जनता ला भी मिला थे देखेला। और हम तो यही चाहतन कि जितना से जितना जल्दी गांव के काम आगे बढ़ाए, यही हम सरकार से आग्रह करतन ताकि जल्द से जल्द जारी कराए और एक दूसरे के गांव के मदद हो सके। जैसे जितना भी पैसा आते वो दूसर जगह जाते तो कहाँ जाते, ये सोचे के विषय हम आम जनता के लिए, तो यही हम आग्रह करत हैं कि विगत 10 महीने से हम जब से नवा पंचायती राज गठन हुए हमें अभी वर्तमान समय में 2025 में, तब से आज दिनांक तक ग्रामीण विकास के लिए जो 15 वित्त आयोग मद की राशि जो आना है वो आज तक नहीं आए। जेकर से गांव के मूलभूत सुख सुविधाएं, यहाँ तक अगर किसी ला सर पर भी अगर 10 देते तो हम हॉस्पिटल तक ले जाए, हमारे पास पैसा नहीं है ग्राम पंचायत के। इतना दयनीय स्थिति ला हम शासन प्रशासन ला अवगत करा लाए ना। मांग भी करा था कि 15 वित्त आयोग के मद की राशि जल्द से जल्द जारी किया जाए। संगे संग दूठिया हमारे मांग है ग्राम पंचायत के पंच मन के और सरपंच मन के मानदेय 2500 रुपये से 10,000 रुपये बढ़ाया जाए सरपंच मन के मानदेय ला। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आज ग्राम पंचायत में संभवतः अगर हमारे मस्तूरी विधानसभा देखा जाए तो 131 में 90% ग्राम पंचायत ऐसे है जहाँ निर्माण कार्य का भी एक ईंट नहीं रखे गए हुए। तो हम और सारा निर्माण कार्य जो है वो कार्य एजेंसी वो RES ला दिए जाते हैं। तो वो 50 लाख रुपए तक के जो पूर्व सरकार जो ग्राम पंचायत ला कार्य एजेंसी बनाए के जो नियम लाए गए सब है वो ला तत्काल वर्तमान राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जितना भी निर्माण कार्य होते 50 लाख रुपए तक के वो सारा निर्माण कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत सरपंच ला बनाया जाए। चूँकि ग्राम पंचायत कार्य निर्माण एजेंसी रही तो हैंड ओवर में टेक ओवर में अच्छे से निर्माण कार्य हो पाए। सरपंचों की ये पहल न सिर्फ ग्रामीण विकास की वास्तविक समस्या को सामने लाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि लोगों की अपेक्षाएं कितनी बड़ी है। अब
प्रशासन इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देता है, ये देखना बेहद ही अहम होगा। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। कलेक्टर संजय अग्रवाल की जनदर्शन बैठक में दूर दराज से आए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जिले के कोने कोने से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं कलेक्टर के सामने रखी। सबसे ज्यादा शिकायतें सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर थी, जिन्हें लेकर लोग लंबे समय से परेशान थे। साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में माहौल बेहद गंभीर लेकिन उम्मीदों से भरा नजर आया। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने हर आवेदन को पूरी गंभीरता और धैर्य से सुना। ग्रामीणों और शहरी क्षेत्रों के लोगों ने ये बताया कि कई जगह सड़कें जर्जर हालत में हैं, बिजली कटौती लगातार परेशान कर रही है और पीने के पानी की समस्या कई बस्तियों में बढ़ती जा रही है। कलेक्टर ने इन शिकायतों को तुरंत विभागीय अधिकारियों को सौंपते हुए जल्द समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद कलेक्टर ने जिले के सभी विभागों की संयुक्त समीक्षा बैठक भी ली। टीएल बैठक में उन्होंने अफसरों से चल रहे कार्यों की प्रगति पूछी और लंबित मामलों में तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि जनता की समस्याओं का समय पर निराकरण प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसमें जैसे हर बार मंगलवार को लोग आते हैं और अपना आवेदन देते हैं। इसमें आज भी लोग आए हैं और एक तो कुछ लोगों का खसरा छूट गया है अभी धान खरीदी में, वो भी लोग हैं। कुछ जगह पे धान खरीदी केंद्र में किसी ने अतिक्रमण किया है, उसका एक आवेदन आया है। एक सरपंच जो है जाति प्रमाण पत्र के आधार पे जो निर्वाचित हुए हैं तो उसकी जाति को लेकर के एक आपत्ति आई है। और इसी तरह से और भी जो CSCB की प्रॉब्लम थी, जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ की प्रॉब्लम थी, तो इस तरह से कुछ आवेदन आए हैं जिसका निराकरण हम लोग करेंगे। जनदर्शन और टीएल बैठक के जरिए कलेक्टर ने एक बार फिर से स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रशासन जनता के दरवाजे पर खड़ा है और उनकी समस्याएं सुनकर समाधान देने के लिए प्रतिबद्ध है। मंगलवार को आयोजित ये जनदर्शन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और लोगों में उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का जल्द हल मिलेगा। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत डॉक्टरों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में सेवाएं देने के आधार पर बोनस अंक की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस BD गुरु की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि मेडिकल कॉलेजों में दी जा रही सेवा को अनुसूचित क्षेत्र सेवा नहीं माना जा सकता, इसलिए बोनस अंक देने का प्रश्न ही नहीं उठता। डॉक्टरों का तर्क था कि वे जूनियर रेजिडेंट्स और डेमोस्ट्रेटर के रूप में ऐसे मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत है जो अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित है, इसलिए उन्हें प्रतिवर्ष सेवा पर 3% बोनस अंक मिलना चाहिए। जबकि अधिकारियों ने उनके सेवा प्रमाण पत्र में पोस्टिंग को गैर अनुसूचित क्षेत्र सेवा बताया। राज्य सरकार ने भी कोर्ट में स्पष्ट किया है कि ग्रामीण चिकित्सा कोर में केवल जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है, मेडिकल कॉलेज और उनके संबंध अस्पताल नहीं। इन तर्कों को देखते हुए कोर्ट ने दोहराया कि मेडिकल कॉलेज पहले से ही ग्रामीण चिकित्सा कोर से बाहर माने जाते हैं और अंत में डॉक्टरों की सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से लोगों ने विधायक से गुहार लगाई। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर में नगर निगम की ठेला हटाओ कार्यवाही को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। कार्यवाही से नाराज ठेले संचालक सीधे विधायक अमर अग्रवाल के घर पहुंच गए और अपनी समस्याएं रखी। हंगामे के बाद विधायक ने तुरंत आयुक्त से बात की और ठेले वालों की परेशानियों का समाधान निकालने के निर्देश दिए। अब निगम ने स्थायी स्थान तय करने का आश्वासन दिया है। नगर निगम और यातायात विभाग की संयुक्त टीम ने शहर में सड़क किनारे लगने वाले ठेलों को हटाने के लिए अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान ठेले संचालकों और टीम के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जो बढ़ते बढ़ते धक्का मुक्की और हाथापाई तक पहुंच गई। आरोप है कि निगम की कार्रवाई अचानक और कठोर तरीके से की गई, जिससे ठेले वालों में नाराजगी बढ़ गई है।
कार्यवाही से नाराज सैकड़ों ठेले संचालक मंगलवार को विधायक अमर अग्रवाल के निवास पहुंचे। उन्होंने शिकायत की कि सनीचरी वार्ड के फ्रूट मार्केट में उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए वहां शिफ्ट होना उनके लिए संभव नहीं है। सनीचरी बाजार फल मार्केट है, नगर निगम के थ्रू बना नया, तो उसको इस नाम से आए थे भैया कि उसको जो पूरे ठेले वाले लग नहीं पा रहे वहाँ अच्छे से, और पूरे ठेले वाले नहीं आ रहे। 120 लड़के हैं ठेले लगाने के लिए, फल ठेले लगाते हैं। तो उसमें क्या है, इंजीनियर साहब को भी बोला गया था, हमारे बड़े भैया लोग जो फल वाले हैं, बड़े भैया लोग बोला गया था कि इसको थोड़ा सा हमारे हिसाब से बना दीजिए, तो ठीक है इससे अच्छा बना के देंगे बोले, लेकिन नहीं बना पाए। नगर निगम वाले आ रहे हैं सर, और ट्रैफिक वाले आ रहे हैं, जिनका नाम है एक बाउंसर बोलते हैं हम लोग, देव करके कुछ नाम है, सुनने में आया, कंफर्म नहीं पता है, और एक संदीप करके है, सांवले से है सर जी। वो इतना गंदा मार रहे हैं ठेले वाले को कि चाकू से भी ना फल को ना ऐसे गुस्से में मार रहे हैं, और एक कैमरे का रिकॉर्ड नहीं निकलवा पाए, बहुत दिन हो गया। तराजू को ना पैर से भी तोड़ रहे हैं। इतना गंदा हमारे साथ गंदा व्यवहार किया जा रहा है। विधायक ने नगर निगम आयुक्त से तुरंत बात की और निर्देश दिया है कि ठेले संचालकों के लिए व्यवस्थित और स्थायी स्थान तय किया जाए। फल व्यवसायियों की दो ट्रैफिक की भी समस्या है और रोजगार की भी समस्या है। हमने एक फल मार्केट बनाया था, उनमें कुछ इनको असुविधा हो रही है, उसका भी निराकरण करेंगे, तो जिससे शहर का ट्रैफिक भी ठीक हो जाए और किसी का रोजगार भी न छीने। एक ऐसी बीच बचाव के लिए मैंने कमिश्नर से कहा है कि इनके साथ बैठ जाएं, इनको भी परेशानी न जाए और ट्रैफिक की भी परेशानी न जाए, तो कोई रास्ता अच्छा निकालेंगे। क्योंकि शहर में जो फुटकर हैं, रेहड़ी वाले हैं, बाज़ार वाले हैं, इनकी रोज़गार चलता है और उसके कारण थोड़ी ट्रैफिक की भी परेशानी है। तो दोनों का बीच का रास्ता निकालते हुए, जगह बांटते हुए, एक वेंडर पॉलिसी के तहत सबको अलग अलग जगह देंगे। हमारे सनीचरी जो बाजार है वहाँ पे कई फल ठेले लगते हैं, उसको जो है नगर निगम ने उनको व्यवस्थित करने के लिए नया फल मार्केट भी बनाया था, जिसमें जो कुछ ठेले वाले जो बाहर रोड पे लगाते हैं उनका आया था कि कुछ उसमें चेंजेस होने चाहिए ताकि ये जो अपना व्यवसाय अंदर कर पाएँ। इनको सुना गया है, इनके बातों पे विचार भी किया जाएगा एवं इनको अभी बोला गया है कि आप जो है अंदर लगाइए, और अंदर लगाने में फिर विजिट भी करके जिस प्रकार की कष्ट इनको आ रही है उसका निवारण भी किया जाए। नगर निगम का कहना है कि कई ठेले संचालक बाहरी प्रदेशों से आकर सड़क किनारे ठेले लगाते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है। इसलिए समय समय पर अभियान चलाकर इन्हें व्यवस्थित करने की कोशिश की जाती है। निगम आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही ठेले संचालकों की समस्याओं को देखते हुए एक स्थायी और उपयुक्त स्थान तय किया जाए, ताकि सड़क अवरोध और विवाद दोनों से छुटकारा मिल सके। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम जयराम नगर में हुई एक संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। 3 जून को सूरज वस्त्रकार नाम के युवक की घर के कमरे में फांसी पर लटकी हुई लाश मिली थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या मानकर मामला दर्ज कर लिया, लेकिन अब परिवार ने इसे हत्या बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। जनदर्शन में मृतक के परिजनों ने प्रशासन से गुहार लगाई। उनका कहना है कि सूरज ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई है। परिजन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि सूरज के सिर पर किसी भारी वस्तु से मारे जाने जैसे गंभीर चोट के निशान भी पाए गए हैं, जो मामले को पूरी तरह से संदिग्ध बनाते हैं। परिजनों का शक सूरज की पत्नी और उसके मायके पक्ष पर गया है, क्योंकि सूरज की शादी मौत से केवल 1 महीने पहले ही हुई थी। परिवार का आरोप है कि सूरज की पत्नी, उसके भाई और भाभी ने मिलकर घटना को अंजाम दिया हो सकता है। परिजनों ने मांग की है कि पुलिस निष्पक्ष जांच कर पूरी सच्चाई सामने लाए। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर क्या कदम उठाता है। मामला गंभीर है और ग्रामीण अब न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। 14 मई की बात है ये, है ना। हमारा भाई जो है सूरज वस्त्रकार, ठीक है, खाना वाना खाने के बाद 1:30-2 बजे करीबन की बात है। ये हुआ था कि हम लोग को सूचना मिला, पहले शुरू शाम को उसका लाश देखा गया। घर में उनकी वाइफ भी थी, घर में भैया भाभी लोग भी थे, बाकी लोग फिर कोई नहीं था, ठीक है। फिर हम लोग को बाद में सूचना दिया गया कि फांसी लटक गया करके, लेकिन जो घर में मौजूद व्यक्ति थे उन्हीं लोग को नहीं पता कि फांसी कैसे लटक, उन लोग देखे ही नहीं हैं। जब बच्चा क्योंकि नीचे गिरा हुआ था, जो सूरज वस्त्रकार है वो ज़मीन में नीचे गिरा हुआ था और उसके सिर से ब्लीडिंग हो रही थी, ठीक है, और उनको करार दिया गया कि फांसी कर लिया है करके, जबकि फांसी करते हुए किसी ने नहीं देखा है। तो हम लोग को ये शक है सर कि फांसी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो जिसको उस सू का लेस नहीं बांध सकता था वो आदमी कैसे फांसी लटकेगा। और फांसी लटकते किसी ने देखा ही नहीं है। और सिर पे ना गहरी चोट की निशान थी और हमारे घर पहुँचे तक का खून उन सब साफ कर दिया गया था।
पोस्टमार्टम में तो आया था कि ब्लीडिंग मतलब तेज मार से किया गया। पोस्टमार्टम ये है कि तेज किसी से मारा गया है, मतलब गिर गया हो जो भी है ना, सिर में चोट के नहीं ब्लीडिंग से हुआ है, ऐसा करके आया था। और ये हम चाहते हैं कि जो घर में मौजूद व्यक्ति थे 4-5 लोग, जैसे उसकी वाइफ थी, उसके भैया भाभी थे घर में, उनसे पूछताछ कड़ी कार्रवाई से किया जाए। हम बस इतना ही चाहते हैं। हम किसी, देखिए आप बोलेंगे शक किसके ऊपर, तो हम शक किसी के ऊपर नहीं बता सकते, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकता है। हम जो घर में मौजूद व्यक्ति थे उन्हीं लोग से पूछताछ कड़ी से करवाई कीजिए। और ये 6-7 महीना गुजर गया, हुआ नहीं है। ये दूसरी बार हम लोग कलेक्टर ऑफिस आए हुए हैं। बिलासपुर में सरकारी राशन वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए 3 साल से EKYC अभियान चल रहा है, लेकिन अब भी बड़ा हिस्सा अधूरा है। जिले के 18 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं में से करीब 1,85,000 लोगों का EKYC आज तक पूरा नहीं हो पाया है। समस्या तब शुरू होती है जब लोग राशन दुकान में बायोमेट्रिक कराने पहुंचते हैं, लेकिन ई-पास मशीन पर पेंडिंग दिखा देता है। कई हितग्राहियों के नाम दूसरी जगह लिंक होने, आदि प्रक्रिया पहले से पूरी होने या फिर सिस्टम अपडेट न होने के कारण ये दिक्कत सामने आ रही है। शासन ने उचित मूल्य दुकान संचालकों को 100% EKYC का सख्त टारगेट दिया है, लेकिन पेंडिंग केसों ने काम को धीमा कर दिया है। विभाग का कहना है कि ऐसे सभी अपूर्ण मामलों की सूची बनाकर खाद्य विभाग को भेजी जाए ताकि समस्या का समाधान हो सके। लगभग विगत 3 सालों से EKYC पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद में कार्रवाई चल रही थी। तो ज़िले पे लगभग APL राशन कार्डों में मैक्सिमम लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, उनके द्वारा खाद्यान्न भी नहीं लिया जाता है। तो जिन राशन कार्डों पे अभी EKYC नहीं हुआ है, उनका आवंटन अभी प्रदर्शित नहीं हो रहा है। हम लोग स्टेट की टीम से बात कर रहे हैं, जैसे दिशा निर्देश मिलेगा उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा की माता प्रकाश कौर होरा जी का निधन 3 दिसंबर को हुआ था। 9 दिसंबर को उनकी आत्मिक शांति के लिए श्यामनगर गुरुद्वारे में अखंड पाठ साहिब जी और अंतिम अरदास रखा गया। इसमें बड़ी संख्या में प्रदेश भर से गणमान्य लोग शामिल होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस अंतिम अरदास में जनप्रतिनिधि, चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी, होटल व्यवसायी, पत्रकार, खेल संघ के पदाधिकारी और सिख समाज के हजारों शुभचिंतक शामिल हुए। अंतिम अरदास के बाद भव्य लंगर का भी आयोजन किया गया है। वे सरदार दिलेर सिंह होरा और प्रीतपाल सिंह होरा की माता थी। अरदास में सभी ने प्रकाश कौर जी को श्रद्धांजलि दी। गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि मां का आशीर्वाद हमेशा परिवार के साथ रहेगा। सिख समुदाय ने वाहिगुरु के चरणों में शांति के लिए प्रार्थना की। वहीं अंतिम अरदास में अमृतवाणी सुनाने आए सिख पंथ के गुरु अमरजीत जी ने कहा कि गुरुदेव उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देवे। यह संसार का नियम है, जो मानव जीवन लेकर आता है उसे एक दिन जीवन त्याग कर प्रभु के चरणों में जाना पड़ता है। हम सभी होरा परिवार के साथ हैं और भगवान इस दुख की घड़ी में उनके साथ रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है। माता प्रकाश कौर जी की याद च आए हैं अज। ये उन्हों का सारा परिवार, उन्होंने फुलवाड़ी, ये ग्रैंड चैनल न्यूज़ चैनल भी इस परिवार का माता जी की देन है। उन्होंने सारी उम्र अपना गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी बाणी नूं गुरु घर नूं समर्पित किया और बड़ी वड्डी किरपा रही सतगुरु की। अखीरली उम्र तक उन्होंने सेवा नहीं करवाई, ठीक ठाक गुरु घर की सेवा लई करते रहे और परोपकार दूसरिਆਂ ते परोपकार हमेशा लोड़वंदां की सेवा लई हाजिर रहना है। बड़ी विरली रूह जिन्हां नूं सतगुर ने ये गुण बख्शे सन, वो गुण ये सारी फुलवाड़ी च नज़र आ रहे हैं। अज आपां उन्हां दी याद च कीर्तन करन लई आए हैं। माँ का विछोड़ा कदे पूरा नहीं हो सकता, पर यह कुदरत की खेड है, रचना परमात्मा की, जिसने जन्म लिया एक दिन मरना है। उन्होंने वो कदे भी साडे तो दूर नहीं जाणगे जे उन्हां दे गुण साडे कोल रहणगे। सो सतगुर जी के चरणों च बेनती है, उन्हां दी जीवात्मा नूं सतगुर चरणों च निवास बख्शिश करन, सारे परिवार नूं भाणा मन दा बल बख्शिश करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देखिए, माता प्रकाश कौर के निधन पर आज अंतिम अरदास में हम सब लोग शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत दुख की बात है कि माता जी जिस प्रकार से अपने जीवन में अपने बच्चों को, परिवार को, समाज को इकट्ठा करके, एकजुट करके रखती थी और आज वो हमको सबको छोड़ के चली गई है। बहुत दुख हो रहा है इस बात का और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बीती रात एक युवक पर धारदार हथियार और पत्थरों से हमला करने का मामला सामने आया है।
युवती को ले जाने को लेकर हुए विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों समेत अन्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है और उनकी तलाश में दबिश दे रही है। रविवार देर रात वकील शिवांश पारासर अपनी परिचित युवती को कार से शांतिनगर से कोनी की ओर ले जा रहा था। जैसे ही वे चड्डा बाड़ी पहुंचे, सामने से आई एक कार ने उन्हें रुकवाया। कार से उतरे कान्हा उपाध्याय और निमित दुबे ने युवती को साथ ले जाने पर आपत्ति जताते हुए गाली गलौज शुरू कर दी। बहस बढ़ने पर शिवांश कार से बाहर आए, तभी बुलेट से वहां पहुंचे राजवीर बाबरा ने कथित तौर पर बाइक चढ़ाकर हमला करने की कोशिश की। जी कान्हा उपाध्याय, राजवीर बाबरा और कोई लॉरेन फ्रांसिस है, मेरे को अच्छे से नाम नहीं पता, पर इन लोग मेरे साथ थोड़ा मारपीट किए हैं, चाकूबाजी की है, जिसमें मेरे सर में चोट लगी है, कमर में चोट लगी है ना, और पीछे गर्दन में भी चोट आई है। उन लोग का आशा मुझे ऐसा लगता था कि जान से मार देने का है। शिवांश परासर ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि नेहरू नगर चड्डाबाड़ी के पास में रात्रि में राजवीर बाबरा वो उनके अन्य साथियों द्वारा किसी आपसी बात को लेकर के उसको किसी धारदार वस्तु से 2-3 जगह पर वार कर चोट पहुंचाए थे, जिसमें बीएनएस की धारा 296, 118(1), 115 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में ली गई है। पीड़ित युवक ने बाइक पकड़कर गिरा दी, लेकिन इसके बाद राजवीर ने अपने पास रखे धारदार चाकू से शिवांश के सिर, कमर, गले और आंख के नीचे कई बार वार किए। वहीं अन्य साथियों ने पत्थर मारकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह घायल शिवांश पास के मेडिकल स्टोर तक पहुंचे और वहां से अपने दोस्तों को बुलाया। दोनों की मदद से वे थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने राजवीर बाबरा, कान्हा उपाध्याय और निमित दुबे समेत अन्य के खिलाफ धारा 118(1) बीएनएस, 296 बीएनएस, 35 बीएनएस और 351(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उनकी तलाश जारी है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।